आपकी स्क्रीन पर है करके पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहां पर हुआ था। तो देखिए सबसे पहली अगर बात आती है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो साथियों नागपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जाता है कि जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, तो उस समय साथियों प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो कौन थी साथियों उस समय प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी थी। ये भी आपसे कई बार यहां पर साथियों पूछा जा चुका है। अच्छा, यहां पर दूसरी चीज की अगर हम साथियों बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या साथियों, अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए साथियों, तो आप पता क्या जवाब देंगे साथियों? 10 जनवरी को। क्या 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा शब्द साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं आपको बता चुका हूं साथियों कई बार, जो यूनिक चीज है, जिसकी तरह कोई नहीं है, वो हमेशा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो बंदा यूनिक होता है, उसकी तरह कोई और नहीं होता है, तो वो उसका नाम क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे कि अगर बात करें गांव, गांव शब्द कोई यूनिक नहीं है, लेकिन हां अगर किसी गांव का नाम आता तो वो यूनिक हो जाता। लेकिन गांव शब्द आ गया है, ये आपका साथियों जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, दिनकर की अगर बात करें, दिनकर का मतलब होता है सूर्य, तो ये यूनिक है साथियों, मैं कहूंगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पुस्तक, किसी वस्तु की पुस्तक का नाम अगर आता, जिसके मान लीजिए भगवत गीता ऐसे करके पुस्तक का नाम आ जाता, तो व्यक्तिवाचक होता। लेकिन अभी ये साथियों क्या शब्द है? ये जातिवाचक है। कलम भी यहां पर क्या शब्द हो जाएगा साथियों? जातिवाचक हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहां पर एक पुस्तक का नाम आ गया है, तो ये क्या हो जाएगी साथियों? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? पहला यहां पर साथियों ये प्रश्न बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे कि इस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इस महाकाव्य के रचयिता साथियों जय शंकर प्रसाद है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि कौन सा वाक्य अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य के बारे में आपको बताना है। देखिए आपके सामने 1 से 2 सवाल आएंगे, शुद्ध अशुद्ध, यानी कि आपको चारों में से शुद्ध छांटना हो सकता है, आपको चारों में से अशुद्ध छांटना हो सकता है। तो इसमें से मुझे बताइए कि कौन सा वाक्य साथियों गलत है, अशुद्ध है। मेरा यहां कोई काम नहीं है, ठीक है, तुम्हें अब, ठीक है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, नहीं गलत हो जाएगा। तुम्हें, ठीक है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे, ऐसे होना चाहिए, तो ये गलत है। उससे बोलकर मैं थक गया हूं, मैं थक गया, ये भी सही है। उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ये भी सही है, मैं कहूंगा ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, यानी कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए कह रहे कि अंधेर नगरी जो नाटक है, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार साथियों कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो बीजक रचना है साथियों किसकी रचना है, तो ये तो कबीर की रचना है। किसकी रचना है? कबीर की रचना है। अगला देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अभी आपने देखा अशुद्ध वाक्य आपको बताना था, अब आपको देखना है सातु शुद्ध वाक्य। बताइए, क्या दीवार बहुत ऊंची है? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, सही है। क्या दीवार बहुत ऊंची? दीवार नहीं होता है, ठीक है। क्या दीवार, तो यहां पर गलत लिखा हुआ है दीवार, ये भी गलत लिखा हुआ, मैं कहूंगा शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अगला देखिए साथियों, अनुरक्त शब्द का विलोम आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। अनुरक्त का विलोम हिसाब क्या होगा साथियों? विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्ण किस रस में होता है? तो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्ण की अगर बात करें तो साथियों ये भक्ति रस में होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर साथियों ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निषिद्ध होना, निषिद्ध ये शब्द है, इसका विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो निषिद्ध का विलोम संबद्ध होगा नहीं, सलज्ज होगा नहीं, निबद्ध होगा नहीं साथियों, विहित होता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो कौन से व्यापारी साथियों पहुंचे थे? मैं कहूंगा पुर्तगाली लोग पहुंचे थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी वो सवाल हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे। पेपर आपका यहीं से बनेगा। तो इसलिए साथियों डेली मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी करवाता हूं, टारगेट सिलेक्शन, इसी चैनल पर। आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अगर आप क्लास लेंगे तो मेरा मानना है कि इतने आप काबिल बन जाओगे हर एक विषय में कि कम से कम बिहार पुलिस सिपाही का पेपर आप बहुत आराम से क्रैक कर डालो।
ठीक है ना। चलिए, तो बारदोली सत्याग्रह की अगर बात करें, ये साथियों कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में बारदोली सत्याग्रह। और ये साथियों इसमें अहम भूमिका जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये साथियों मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा साथियों अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, करके किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो मैं कहूंगा जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, इस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें कब हुई थी साथियों? 1789 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखिए, कहने के बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो ये तो साथियों शहनाई वादक हैं। ये भारत रत्न, ठीक है, इनको प्राप्त हुआ था। अच्छा, इनसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि इनको भारत रत्न, इनमें से कौन से व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां को, जो शहनाई वादक थे साथियों, इनको भी भारत रत्न साथियों दिया गया था। ठीक है, और इनका जन्म कहां पर हुआ था? ये अहम चीज है। इनके जन्म की अगर बात करें तो बिहार में ही साथियों इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, बिहार में एक जगह है डुमराव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, कह के साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इनका नाम कार्ल मार्क्स है, और कार्ल मार्क्स ही साथियों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, कह के द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इनका कारण क्या था साथियों? दूसरे विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट आ गया था, नहीं। जापान में सैन्यवाद का उदय, नहीं। फांसीवाद और नाजीवाद, नहीं। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था, इस वजह से साथियों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया गया था। ये आपको साथियों याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो साथियों किसने आक्रमण किया था? एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो साथियों मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है साथियों? लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और शुक्र ग्रह को एक तरीके से अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन की अगर हम बात करें तो साथियों शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला देखिए, करके एल नीनो शब्द क्या है? तो ये एल नीनो शब्द साथियों एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, करके राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये तो साथियों गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। भारत की राष्ट्रीय नदी ये है। ठीक है, अगले नंबर का सवाल देखिए, करके भारत की जलवायु कैसी है मुझे बताइए। तो भारत की जलवायु की अगर बात करें तो साथियों ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपसे साथियों पूछा जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, कह रहे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील साथियों कौन सी है? फटाफट आप लोग बता देंगे। तो अगर वुलर झील की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कहां पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करते हैं तो साथियों चिल्का झील जो है ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहां पर स्थित है? चिल्का झील ये साथियों ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है साथियों? हिमाद्री इसका नाम है। आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बताइए। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें साथियों जादव पायेंग को कहा जाता है। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा साथियों हटाया जा सकता है? ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा साथियों? महाअभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। चलिए, अगले नंबर का सवाल देखिए, कह के भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी जो वर्तमान समय पर साथियों राष्ट्रपति हैं? आपको याद रखना है मुर्मू जी। क्या? ठीक है,
मुर्मू जी आप लोग यहाँ पर याद रखें, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यहां पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल। तो साथियों राष्ट्रपति होना चाहिए। जो भी केंद्र लेवल के अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, और जो राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 के अनुसार साथियों राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। देश के प्रथम नागरिक की अगर हम बात करें तो कौन होते हैं साथियों? राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और एक अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूं साथियों, अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है साथियों कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा साथियों। इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। और अगर यहाँ पर अनुच्छेद 54 की हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। किसकी बात की गई साथियों? राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। अच्छा, ये निर्वाचक मंडल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। निर्वाचक मंडल में वो सारे सदस्य आते हैं जो राष्ट्रपति का चयन करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये सारे लोग निर्वाचक मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा आपसे जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? ये तो साथियों कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा? बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों राष्ट्रपति है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब है, क्या है साथियों ये आपको बताना है। देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसमें संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया गया, यानी कि एक कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है करके लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? बताइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देंगे तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो साथियों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है। अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि विश्व में किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था? बताइए। तो अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि लिखित संविधान जो लागू हुआ था वो किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, ये आपको याद रखना। और अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है, पूछा जाए सबसे छोटा संविधान किस देश का है साथियों, तो अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो अपने देश भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, एक बात और याद रखेंगे, अलिखित संविधान किस देश का है? अगर आपसे पूछा जाए कि अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन देश का जो संविधान है वो साथियों अलिखित है। उसके बाद देखिए भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो साथियों भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी, यही भारत के प्रथम लीगल ऑफिसर होते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण पता क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। क्या है साथियों? सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो साथियों कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है? बताइए। तो मैं कहूंगा भूमि, श्रम, पूंजी, ज्ञान, श्रम यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है करके श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधीन उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो दूध के उत्पादन से हो जाएगा। दूध आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? क्या अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक का क्या नाम है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक का नाम साथियों मैं आपको बता देता हूं, वर्गीस कुरियन इनका नाम है। क्या इनका नाम है? इनका नाम साथियों वर्गीस कुरियन है और ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? मैं आपको बता चुका हूं, दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए भाई, चलिए
अच्छा, वर्गीज कुरियन से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों, वो एक तरीके से कब हुआ था, 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर को हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या जरूरी होता है, भूमि, श्रम, पूंजी या ये सभी। तो मैं कहूंगा भूमि भी जरूरी है, श्रम भी, भौतिक पूंजी भी जरूरी है, इसलिए ए और बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो साथियों ये पर्यवेक्षण तो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जीडीपी का तात्पर्य, यानी कि जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये सामान्य घरेलू मापक है, सकल घरेलू उत्पाद है। बिल्कुल साथियों, ये सकल घरेलू उत्पाद है। जो जीडीपी है ना, ये सकल घरेलू उत्पाद है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है जीडीपी को, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद देखिए, कह के अल्प बेरोजगारी कब होती है, अल्प बेरोजगारी कब होती है, जब काम करना नहीं चाहते लोग, नहीं साथियों तब नहीं, सुस्त ढंग से काम करते नहीं, अपनी क्षमता से कम काम करते। अल्प बेरोजगारी जब होगी जब इंसान की क्षमता जितनी उस हिसाब से वो काम ना करे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, दोनों, मौसमी और प्रचंड, बिल्कुल साथियों मौसमी बेरोजगारी भी और प्रचंड बेरोजगारी भी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब साथियों कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए क्या सरकारी आय कहते हैं राष्ट्रीय आय को, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय, उत्पादन के साधनों से आय, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करके विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है, तो इसका नाम साथियों क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। और ये कहां पर स्थित है साथियों, गुजरात के अहमदाबाद में है ये स्टेडियम, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम स्थित है, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो हिरोशिमा कविता के रचयिता साथियों सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये साथियों बिहार में ही है, क्या, अपने बिहार में ही साथियों मधुबनी लोक चित्र शैली, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा फेमस है, मधुबनी बिहार के लिए ही जाना जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना साथियों, ये हेग में स्थित है। और हेग कहां पर है साथियों, हेग आपका नीदरलैंड में स्थित है। हेग कहां पर है साथियों, नीदरलैंड में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम क्या है साथियों, जोआन डोनोग, जोआन डोनोग जो है ना वो साथियों इसके अध्यक्ष हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो अंबेडकर जी की जयंती साथियों 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कब, ये आप लोग याद रखें, क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अंबेडकर जयंती उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाई जाती है 14 अप्रैल को जो है। चलिए, और साथियों ये भारत के निर्माता कहलाए जाते हैं अम्बेडकर जी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों कि बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोकुर झील जो है साथियों, ये कौन सी है, कुल मिला के ये बात आपको बताना है। तो कौन सी है साथियों, कांवर झील है, ये आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों बिहार जीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहे कि बिहार समाजवादी पार्टी, इसका गठन किन्होंने किया था, ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, मैं कहूंगा
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, पूर्णिया जिले की बात चल रही, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ये पूर्णिया जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था। अगला सवाल कह रहे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। तो कहां पर साथियों देखने को मिलेंगे, पश्चिमी चंपारण मिलेंगे। पश्चिमी चंपारण साथियों आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का था साथियों, बिहार का था। कहां का था, बिहार का था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार के किस जिले में स्थित हैं। तो ये साथियों बिहार के गया में स्थित है। कहां पर स्थित है, बिहार के गया में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है। जो कोइलवर पुल है ना साथियों, ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये साथियों सोन नदी पर स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध की अगर बात करें, क्या अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करना है इसका। बिल्कुल साथियों यही आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला पढ़ा और पहला ही आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध जो है वो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किसने किया था। तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन तो उस समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, बताइए। तो ये साथियों 1968 में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये बात आपको याद रखना होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो बिहार में जगदीशपुर है, यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहेब ने, कुंवर सिंह ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, मैं कहूंगा कुंवर सिंह ने साथियों इसका नेतृत्व किया था। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, मजहरुल हक ने या कृष्ण सहाय ने, मैं कहूंगा राजकुमार शुक्ल ने ही साथियों गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर कुछ क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के। जैसे कि अभी आपने देखे साथियों सवाल बिहार जीके के, अब विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए एम्पियर की एसआई इकाई की अगर बात करें तो क्या होती है साथियों, विद्युत प्रवाह। ये साथियों एम्पियर की एसआई इकाई होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ठीक है, और यहां पर अगर बात करें जो विद्युत धारा होती है साथियों इसको किससे मापा जाता है। तो एमीटर से मापा जाता है। क्या, एमीटर से मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो क्वांटम फिजिक्स के साथ जाएगा। यानी कि न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स के से ही परिष्कृत हुआ था। उसके बाद देखिए आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। तो साथियों किसका प्रयोग होता है आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। देखिए ये सवाल तो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन आप जवाब थोड़े से तैयार रखिए। अगर आप इन सभी सवालों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इनको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो मेरा मानना है ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे। और ये जब ये सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे तो बहुत फायदा आपको एग्जाम वाले दिन होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। तो न्यूटनवाद को झूठा करार किसने दिया था साथियों, क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ही। क्वांटम फिजिक्स ने साथियों न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है एमिनोमीटर। ये पृथ्वी तल पर जो है ना ये पवन का वेग चेक करता है। क्या, ये पवन का, ठीक है, पवन का वेग मापता है एमिनोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेवामीटर की अगर बात करें तो बेवामीटर साथियों मिट्टी के यांत्रिक गुणों को बताता है। क्या साथियों आप लोग याद रखेंगे कि मिट्टी के, ये सब आपको याद रखना है, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को, ठीक है, चेक करता है। ठीक है,
यूडियोमीटर की जब हम बात करते हैं तो गैस मिश्रण के आयतन के बारे में बताती है, क्या साथियों, ठीक है ना, गैस मिश्रण के आयतन को चेक करती है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके अलावा पिक्नोमीटर की जब हम बात करते हैं साथियों तो आपको ध्यान रखना है ये द्रवों का घनत्व चेक करता है। तो पिक्नोमीटर क्या काम करता है, द्रवों के घनत्व को नापता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है साथियों, 455 से 390 nm के आसपास होती है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, ये साथियों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, बोरियम क्लोराइड की बात चल रही है। बेरियम क्लोराइड ही एक ऐसा रसायन है जो आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगता है, क्यों पिघलने लगता है, क्यों, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, नहीं। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, नहीं। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। अगला सवाल देखिए, करके कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, ब्रोमीन की बात चल रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तत्व की, क्या साथियों, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्लोरीन की बात चल रही है। यानी कि क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहां आपसे जा रहे हैं कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो किसमें नहीं होंगे साथियों, ग्लेबर सॉल्ट में, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, बताइए। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो अंगूर की खेती को तो विटीकल्चर कहा जाता है। लेकिन अगर सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो रेशम उद्योग को कहा जाता है। क्या साथियों, रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम उद्योग को। और अगर बात करें एविकल्चर की अगर बात करें तो ये साथियों पक्षी पालन को कहा जाता है। क्या, पक्षी पालन को क्या कहा जाता है, एविकल्चर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और मोरिकल्चर की अगर बात करते हैं साथियों तो रेशम कीट के लिए जो शहतूत उगाए जाते हैं ना, रेशम कीट के लिए जो आपके शहतूत उगाए जाते हैं साथियों, ठीक है, शहतूत उगाए जाते हैं तो उसके लिए, उससे संबंधित है ये मोरिकल्चर। तो कुल मिला के आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कौन सा विटामिन बी का दूसरा नाम है। तो यहां पर अगर बात करें विटामिन बी का आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो पादप वायरस TMV है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो टोबैको मोजेक वायरस है, टोबैको मार्बल तो नहीं होगा, मैं कहूंगा ये भी नहीं होगा साथियों, टोबैको मोजेक वायरस ये आपका TMV की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो यहाँ पर आपका जवाब अग्न्याशय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अग्न्याशय जो है ये साथियों इंसुलिन पैदा करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक, और ये मानव शरीर में, हमारे शरीर में जो अग्न्याशय होता है इसको पैदा करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1930 में CV रमन ने कौन से क्षेत्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। तो इनको तो साथियों भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भौतिक शास्त्र के लिए। तो इस प्रकार आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो इनका नाम क्या है साथियों, इनका नाम है लैंडस्टीनर, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर को ही साथियों रक्त समूह प्रणाली की खोज इन्होंने ही साथियों की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो जो पराग कोश होता है ना साथियों, ये पुष्प का हिस्सा होता है और इसमें ही पराग का उत्पादन होता है। अगला देखिए, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो यहाँ पर साथियों जो कोकस होता है ना, कोकस ये जीवाणु होता है एक, और ये अंडाकार या गोलाकार होता है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब साथियों आपको तैयारी अपनी तगड़ी कर लेना चाहिए और पूरा ध्यान पूर्वक साथियों यहाँ पर बैठना चाहिए।
यदि 22, 15, 28 P और Q का औसत 16 है तो P और Q का औसत क्या होगा, यानी कि P कितना होगा और Q कितना होगा, पहले ये तो बताइए। तो इसको साथियों हम कैसे करेंगे, देखिए 15 हो गया प्लस 28 हो गया, सॉरी 22 हो गया, 15 हो गया, 28 हो गया, उसके बाद P और साथियों यहाँ पर Q हो गया। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और औसत कितना है इनका, औसत साथियों 16 है। अब पता अगर इनका हम योगफल निकाले तो इस 5 की गुणा 16 से कर दें, 80 आ जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, तो इनका योगफल कितना निकलेगा साथियों, 80 निकलेगा। कितना, 80 निकलेगा। ये बात साथियों क्लियर है, ठीक है। अब इनको जरा आप जोड़िए 22, 15, 28 को, ठीक है। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 14, 15, 15 आ गया, 3 4 5 6 यानी कि 6 65 प्लस P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब अगर बात करें P प्लस Q बराबर 80, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसको घटाओगे साथियों कितना आ जाएगा, P प्लस Q कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये तो योग है, इसका औसत अगर आपको निकालना है P प्लस Q का, क्योंकि इसमें पूछा गया था P प्लस Q का औसत कितना होगा, तो ये दो संख्या है, 2 से इसको भाग दोगे तो साथियों 7.5 आ जाएगा, यानी कि P और Q का औसत कितना होगा, 7.5 होगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों मैथ का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:7:9 है। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग 65 है, यानी कि सबसे छोटी भुजा क्या है ये, यानी कि 4x और सबसे बड़ी भुजा क्या है 9, यानी कि इनका योग जो है ना वो कितना है साथियों, वो 65 है, ये यहाँ पर दिया गया। तो कहने कि दूसरी भुजा की लंबाई क्या है, यानी कि दूसरी भुजा है 7x, तो 7x का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो जब 4x 9x कितने हो जाएंगे साथियों, ये तो 13x हो जाएंगे। 13x बराबर साथियों जब 65 है तो मैं कहूंगा x बराबर कितना हो जाएगा, 65/13 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी कि x का मान आ चुका है साथियों 5। तो जब x का मान 5 आ चुका है और 7x का मान आपको बताना है, यानी कि 7 गुणा 5 हो जाएगा, और 7 गुणा 5 कितना होता है, 35 होता है। तो दूसरी भुजा की लंबाई यानी कि ये वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी साथियों, 35 होगी। तो 35 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर जवाब क्या हो सकता है, बताइए। देखिए कह रहे हैं साथियों यहां पर 1800 भाग 10 है, गुणा ब्रैकेट में 45 भाग ब्रैकेट में 17-2 है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऑफ है, 2 है, ठीक है, प्लस है, फिर ब्रैकेट -2 है, और फिर साथियों 1 + 2 है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को साथियों आप जब भी करोगे तो आपको बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को करना चाहिए। जरा सी मिस्टेक साथियों ये समझ लीजिए बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पर दे सकती है, जरा सी मिस्टेक आपको दिक्कत दे सकती है। चलिए तो जो जो लिखा है साथियों वो हम लिखते जाएंगे। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1800 भाग 10 है, तो सबसे पहले साथियों देखिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 1800 भाग 10, क्यों पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं। 1800 भाग 10 गुणा साथियों ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 45 माइनस, अब 17 में से साथियों यहाँ पर 2 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, ब्रैकेट बंद हो गया, ये बंद हो गया, ऑफ लगा है, ऑफ लगा दीजिए, 2 प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट की अगर बात करें -2 है, और साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो गुणा करके साथियों यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये बंद हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद देखिए साथियों जैसे 1800 लिखा है, 1800 लिख दीजिए, भाग 10 और गुणा करके अब 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं यहाँ पर साथियों भाग था क्या, हाँ भाग है यहाँ पर, तो 45 के बाद 15 को 45 से कट करेंगे तो साथियों 15 या 45, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद साथियों देखिए ऑफ आ जाएगा, 2 प्लस, अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, 3 दूना 6 है, तो कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से यहाँ पर -6 आ जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए भाग 10 से हो रही है, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, 180 गुणा 3, अब ये वाला भी साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, गुणा 2 माइनस यहाँ पर अब आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर बात करें इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा, तो 180 गुणा 6 -6, ये बात क्लियर है। अब साथियों इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 0 आ जाएगा, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 42, 6 अट्ठे 48 हो गया, और साथियों 6 कम 6 यानी कि 1080 आ गया, -6, तो 1080 में से साथियों 6 को घटाओगे तो 1074 बचेगा। क्या कहीं 1074 ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा शानदार है आपके लिए ये क्वेश्चन। देखिए भाई इसको
क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है। कैसा मैदान है साथियों, मैं आपको बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इस मैदान को 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की लागत, ठीक है, ठीक है, 19,250 जाती करके 24 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। तो उस बाड़ की लागत क्या होगी? बाण की लागत की अगर साथियों हम लोग बात करें, बाण की लागत पता कैसे आप निकालोगे? 2 पाई आर, ठीक है। यहां पर अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। बाण की लागत की जब हम बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या है? बाण की अगर आपको लागत निकालना है तो साथियों इसका सूत्र क्या है? 2 पाई आर, और साथियों यहां पर दर आ जाएगी 2 पाई आर, और साथियों क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। दर का मतलब क्या है साथियों? ये 24 रुपए प्रति मीटर की दर से है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों सबसे पहले अब हमें आर निकालना है। देखिए दर हमें पता है 24 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन आर निकालना है तो सबसे पहले आपको आर यानी कि त्रिज्या निकालना होगी। तो त्रिज्या की अगर हम बात करें, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर वृत्त का जिक्र किया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल साथियों क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की अगर बात करें तो साथियों 22/7 होती है। वैल्यू कितनी होती है साथियों? 22/7 होती है। और यहां पर अगर बात करें आर स्क्वायर की, अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। और इसकी दर कितनी जा रही है वो यहां पर साथियों दर लगेगी। इसकी दर जा रही है 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी दर आर की जगह पर साथियों एक तरीके से अगर क्या आर के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगी, दर हो जाएगी। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो 19,250 आता है, 19,250 आता है। तो यहां से आपको आर की वैल्यू साथियों निकाल लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं लगेगी। देखिए अब अगर हम लोग बात करें 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा साथियों? देखिए 5 तिया 15 आ गया, और 4 चला जाएगा, 5 अट्ठे 40 आ गया, 5 पंजे 25, 0 आ जाएगा, ठीक है। और साथियों और हम कट करें क्या? एक काम ये करिए आप, इसको 2 से कट करें। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा। इसको कट करेंगे 2 एकम 2, 2 नीम 18, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1925 गुणा 7, ये वाला उधर चला जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा साथियों? 11 आ जाएगा। क्या ये 11 से कट हो रहा है साथियों? एक बार जरा देखिए, 11 एकम 11, 8 बचेगा, ठीक, 11 सत्ते 77, ठीक, हाँ बिल्कुल साथियों 11 एकम 11, और ये कितना हो जाएगा? 8 जाएगा, 82 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, और 11 पंजे 55। तो कुल मिला के साथियों 175 की गुणा आप 7 से कर लीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 50 51 52 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 5 11, यानी कि 1225 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ चुका है साथियों? 1225 आ चुका है। तो जब आर स्क्वायर बराबर साथियों 1225 आ चुका है तो कुल मिला के आपको बताने कि ये किसका स्क्वायर है साथियों, मुझे बताइए। चलिए ये साथियों किसका स्क्वायर है, कुल मिला के आपको ये यहां पर साथियों बताना है। पैंतीस का हो जाएगा, बिल्कुल साथियों ये आपका 35 का हो गया, यानी कि आर बराबर कितना निकल आएगा? 35 निकल आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ी सी हमें जगह चाहिए होगी, इसलिए इन सारी चीजों को हम यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। अब आप अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब बाढ़ की लागत हम निकालेंगे, क्योंकि अब हमें आर का मान पता चल गया है। तो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, और आर की जगह पर साथियों 35 आ जाएगा। और दर कितनी है साथियों? अब 24 के हिसाब से दर यहाँ पर लगेगी, 24 के हिसाब से दर लगेगी। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब इन सब की गुणा करा लीजिए, 22 दूना 44 गुणा 24 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों? 120 हो जाएंगे। तो अब इसकी साथियों आप लोग क्या करा लीजिए? कैलकुलेशन करा लीजिए, यानी कि 120 गुणा 44 अगर हम करते हैं तो साथियों 5280 आता है। 5280 का कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों 5280 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, यानी कि ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन है, क्या है साथियों? 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की चाल कुल मिला के आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए कभी भी अगर साथियों आपको सवाल में, ठीक है, 2 चीजें दे रखी हो, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी हो और एक ट्रेन की लंबाई दे रखी हो, तो दूरी की अगर बात करें, दूरी क्या हो जाती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 250, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 490 आ जाएगा, यानी कि दूरी आपकी कितनी निकल कर आ गई? 490 मीटर निकल कर आपकी दूरी आ गई। अच्छा समय भी यहां पर दे रखा है, 28 सेकंड का समय है, क्या
28 सेकंड का साथियों समय यहाँ पर बताया गया। तो निकालना क्या है, चाल निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी भी है समय भी है, तो दिक्कत किस बात की, ठीक है। तो चाल बराबर साथियों दूरी की अगर बात करें तो 490 है। दूरी कितनी है, 490। समय कितना है, 28 है। अब आप क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में है ये, लेकिन आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो इसकी गुणा आपको 18/5 से कर देते, हमेशा 18/5 से करोगे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना होगा। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए साथियों 5 एकम 5, 5 निम 45 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कट देखिए, अगर 14 यहां पर आ जाएगा तो यहां पर साथियों 9 आ जाएगा, ठीक है। और कट करें क्या, 14 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 98 हो जाएगा। यानी कि 7 गुणा 9, 7 नीम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ट्रेन की चाल कितनी निकलेगी, 63 निकलेगी, यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा सवाल है साथियों। इस सवाल को जरा करने की कोशिश आप लोग करेंगे और मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका यहाँ पर राइट आंसर आ सकता है। देखिए कहने कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए अगर काम करता है तो वो 18 दिन लगाता है। बी अकेले उसी काम को करता है साथियों, तो उसको कितने दिन लगते हैं, उसको 24 दिन का समय लगता है। उसके बाद कहने के ए और बी ने उस कार्य को 22,500 रुपए में किया। यानी कि ए अगर बी दोनों लोग करते तो कितने रुपए लेते हैं साथियों, 22,500 रुपए लेते हैं। कहने के उन्होंने सी की मदद से ली और 8 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। यानी कि अगर साथियों सी की मदद ली किन्होंने, ए और बी ने, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर तीनों लोग काम करते हैं तो वो 8 दिन में कार्य को निपटा देते हैं, ठीक है। तो ए को कितनी धनराशि मिली इसमें से ये आपको बताना है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 18 से कटे, 24 से कटे, 8 से कटे, ठीक है, और वो 72 नंबर आ जाएगा। अब ये 72 क्या होगा साथियों, ये टोटल काम आपका होता है कि टोटल काम 72 किया गया है, ठीक है। अगर अब 18 से कट करिए साथियों, 72 को कितना आ जाएगा, 18 चौक 72। यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है। 24 से कट करेंगे 3 आ जाएगा। 8 से कट करेंगे 8 64, 8 नी 72, 9 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 9 काम करते हैं। देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है, यहां पर लिखा है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो जब तीनों मिलकर 9 कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सी एक दिन में 2 काम ही तो करेगा। कितने, 2 काम करेगा। तो कुल मिला के कहा जा रहा था कि ए को कितनी धनराशि साथियों मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल धनराशि है कितनी, 22,500 है। ए को एक देखिए जितना ए काम कर रहा है ना उसी के हिसाब से उसको धनराशि मिलेगी। तो ए 4 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, सी 2 कर रहा है। तो ए 4 कर रहा है तो यहां पर 4 रखोगे और नीचे तीनों की साथियों आप क्या रख दोगे, तीनों का योग करके रख दोगे। 4 3 7 और 2 9, तो 9 साथियों यहां पर आ जाएगा। 9 से अगर इसको कट करोगे साथियों क्या ये कट होगा, देखिए जरा, 9 दूना 18 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, बिल्कुल कट हो गया साथियों। 4 की 25 से करोगे 100 आ जाएगा, 2 0 और यहां पर लगा दो तो 10,000 आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी, 10,000 रुपए साथियों ए को धनराशि मिलेगी। अगर यहीं पर आपसे बी पूछा जाता तो ये 3 रखते 4 की जगह पर, सी का पूछा जाता कितनी धनराशि मिलेगी तो 4 की जगह पर 2 रखते। तो ये चीजें आपको साथियों यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि 9 - 2 गुणा 2 प्लस 6 ऑफ 3 प्लस 3, इसको साथियों आपको क्या करना है, इसको आपको यहां पर कैलकुलेट करके मुझे बताना है। चलिए भाई देखिए यहां पर साथियों 9 लिखा है तो 9 लिख दीजिए, -2 लिखा है तो साथियों 2 लिख दीजिए, गुणा 2 लिखा है गुणा 2 लिख दीजिए, प्लस 6 ऑफ 3। इसको सबसे पहले सॉल्व करिए। ये ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यानी कि 6 तियां कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 तियां 18 प्लस आपका कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। अब 9 - 4 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, 1 सेकंड रुकिए जरा। देखिए अच्छा एक चीज, अच्छा यहां पर ये भाग है साथियों क्या, ठीक है। यहां पर वही तो मैं कहूं कि जब मैंने यहां तक जोड़ लिया तो आंसर कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो आंसर साथियों क्यों नहीं मैच कर रहा, क्योंकि साथियों ये भाग का निशान है। किसका निशान है, ये साथियों आपका भाग का निशान है। ये भाग जरा बना लीजिए आप, तो देखिए आंसर आपका मैच करेगा। वही तो मैं कहूं आंसर
मैच नहीं कर रहा, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 आ गया, -2 आ गया, गुणा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा साथियों, 2/6 आ जाएगा। क्या 2/6 आ जाएगा? तो 2 आपने ऐसे रख दिया, और यहां पर अगर बात करें 6, अब पहले तो सबसे ये सॉल्व होगा, भाग से भी पहले ऑफ सॉल्व होता है, ठीक है। ऑफ सॉल्व होगा तो कुल मिला के 6 गुणा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 9 - 2 गुणा 2, 6 कितना हो जाएगा साथियों, 18 आपका हो जाएगा। क्या 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये भाग तो मैंने लगाई नहीं यहाँ पर बीच में, ये भाग, ठीक है। तो ये साथियों क्या भाग यहाँ पर 18 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 9 गुणा, ठीक है, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा। और ये एक तरीके से साथियों देखिए भाग है, इसको गुणा बदल, लेकिन 1/18 ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 9 - 2 इससे कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 1/9 आ जाएगा, प्लस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों अगर बात करें यहाँ पर क्या, 9 - 2 एकम 2, 9 आ गया, प्लस आपका 3 आ गया, इसको कैलकुलेट कराओ, 9 × 81 हो जाएगा, -2/9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 79 आपका आ जाएगा, ठीक है। 79 आपका आ जाएगा, और प्लस आपका 3/, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और अगर कट कराओगे, देखिए यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ठीक, 79 प्लस आपका 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसको थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, ठीक है। इसको साथियों आप प्लस करोगे तो 7 नहीं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा, और ये बटे 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है साथियों, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए 9 से अगर कट करे, 9 × 81, 9 धाम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अगर 11 करने तो साथियों 99 हो जाएगा। अब ये कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, तो वो 7 साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो 11 सही 7/9 कहाँ पर लिखा हुआ है, 11 सही 7/9 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपका जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि यदि x का 16%, y के 24%, y का 24% है तो x का 24% कितना होगा, कुल मिला के ये आपको साथियों यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें x का 16% यानी कि x गुणा 16% यानी कि 16/100 बराबर y का 24% यानी कि y गुणा 24/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी कट कर सकते हैं, 2 अट्ठे, और साथियों 2 यहाँ पर कट करेंगे 12 आ जाएगा, और कट करेंगे साथियों यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 6 आ जाएगा, और कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि 2 की गुणा x से होगी, तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2x क्या साथियों, 2x बराबर 3y यहाँ पर हो चुका है, 3y यहाँ पर हो चुका है। x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 3y/2, ये आपका x का मान यहाँ पर निकला हो। तो कह रहे हैं कि x का 24% कितना होगा, तो x का मान तो ये आया है, तो साथियों ये आपका x का मान आया है, इसका आपको बताना है कि 24% कितना होगा, यानी कि 24/100 कितना होगा। तो इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए अब हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें और थोड़ी जगह की चाहिए, जरूरत है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 12 तिया आपका कितना हो जाएगा साथियों, 12 तिया आपका साथियों 36 हो जाएगा, और बटे 36 y बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से साथियों हम क्या कह सकते हैं, और अगर कट रहा है तो और काट दीजिए, और इसको नहीं काटना है। अब देखिए ये कितना हो गया साथियों, y गुणा 36/100 हो गया, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो जब हमने y का 24% इसको लिखा था कि y गुणा 24%, तो क्या इसको हम साथियों नहीं लिख सकते कि y का 36%, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y का 36% निकल कर आया है, जो x का मान निकल कर आया है ना, x का मान निकल कर आया है y का 36%। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है, x का मान नहीं बल्कि आपसे पूछा जा रहा है, तो x का 24% कितना होगा, x का 24% जो होगा वो y का 36% होगा, और y का 36% कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर y के साथ, डी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को करें कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8 से और 14 से अगर विभाजित करें तो 5 आए और 11, यानी कि अगर 8 से विभाजित कर रहे हैं, देखिए अगर हम इस वाले ऑप्शन को सही माने, अगर हम साथियों इस 45 को 8 से भाग दें तो क्या 5 शेषफल आएगा, 8 पंजे 40, बिल्कुल 5 शेषफल आया। क्या अगर इस संख्या को 14 से विभाजित करें तो क्या 11 शेषफल आएगा, 14 कम 14, 14 28, 14 42, नहीं आया, तो मैं कहूंगा ये आंसर नहीं हो सकता।
अगर हम यहाँ पर 53 की अगर बात करते हैं तो इसको अगर हम 8 से विभाजित करें तो क्या शेषफल 5 आएगा। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, बिल्कुल 5 आया। उसी प्रकार अगर बात करें क्या 53 को अगर हम साथियों 14 से विभाजित करें तो क्या 11 आएगा। देखिए जरा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 और यह 53, बिल्कुल साथियों। तो मैं कहूंगा ये जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आज की इस वीडियो का मैथ का अंतिम सवाल है और इसके बाद हम लोग इंग्लिश के सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर बात करें करके 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में करते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में कर पाएंगे। 25 पुरुष किसी काम को 36 घंटे में करते हैं तो 12 पुरुष उसी काम को कितने घंटे में कर पाएंगे। मैं कहूंगा एच घंटे में कर पाएंगे। तो ये साथियों 25 गुणा 36 हो जाएगा, 12 ये नीचे आ जाएगा, बराबर साथियों एच यानी कि घंटे हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, 12 तिया 36, 25 तिया 75 हो जाएगा। मैं कहूंगा कितना घंटे लगेंगे, 75 घंटे लगेंगे। 12 पुरुष अगर उसी काम को करते हैं तो 75 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या है। देखिए पूछा आपसे ये जा रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है साथियों कृत्रिम। क्या इसका मतलब कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम का अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखिए अगर हम नेचुरल की अगर बात करें तो नेचुरल का मतलब साथियों क्या होता है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। टेलर्ड की अगर बात करें, टेलर मतलब सिलाई करने वाला होता है और सिलवाया हुआ कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं साथियों, टेलर्ड मतलब की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सिलवाया हुआ। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। ऑर्डिनरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है साथियों साधारण। क्या इसका मतलब साधारण होता है। पॉसिबल की अगर बात करें तो पॉसिबल का मतलब होता है संभव। तो आप खुद बताइए अगर आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम है तो इसका एंटोनिम्स प्राकृतिक ही तो हो जाएगा, यानी कि नेचुरल ही तो हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए करके प्लरल ऑफ गूज। ठीक है, तो प्लरल ऑफ गूज की अगर बात करें इसका आपको प्लरल बताना है। ये क्या है, ये साथियों एक सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लरल आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो गीज हो जाएगा। गूज का क्या हो जाएगा साथियों, गीज हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। पूछा आपसे जा रहा है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड, यानी कि एक्स और विटेंड की अगर बात करें इसका आपको साथियों सिनोनिम्स बताना है, क्या होगा बताइए। चलिए तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा, ये आपको कुल मिला के यहां पर साथियों बताना है, बता दीजिए। देखिए रेडिक्यूलस की अगर हम बात करें तो रेडिक्यूलस का मतलब क्या होता है साथियों, हास्य पद होता है। क्या इसका मतलब होता है, हास्य पद होता है। ऑड की अगर हम बात करें साथियों, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, और एक्सेसिव की अगर बात करें इसका मतलब साथियों क्या होता है, अधिक होता है। अगर थ्रेटिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब धमकी होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि सबसे भिन्न, सबसे अलग। तो मैं कहूंगा कि इसका ठीक है बेस्ट एक्सप्रेशन लगभग सिनोनिम्स इसका बताना है तो ऑड इसका क्या हो जाएगा साथियों, सिनोनिम्स हो जाएगा। और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज सिमिलर टू द वर्ड आस्क्ड इंक्लूमेंट। तो इंक्लूमेंट का आपको सिमिलर वर्ड बताना है साथियों, बताइए। चलिए भाई, इंक्लीमेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है साथियों। क्या इसका सिनोनिम्स हो सकता है, कुल मिला के मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों माइजरेबल की अगर बात करें तो माइजरेबल का मतलब क्या होता है साथियों, दुखी होता है। ठीक है, उसके अलावा मेलोडी की अगर बात करें इसका मतलब राग होता है। उसके अलावा साथियों राइगोरस की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, कठोर इसका मतलब होता है। और जेनियल की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है साथियों मिलनसार। क्या इसका मतलब होता है, मिलनसार होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि इंक्लीमेंट का मतलब भी लगभग साथियों क्या होता है, कठोर होता है। यानी कि इंक्लीमेंट का जो सिमिलर वर्ड है वो साथियों रेगोरस हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।